मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 331। मेडी बोनांजा। सर्वनाश का लोहार। C331 मडी बोनांजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 331। मेडी बोनांजा। विशाल सांपों ने दर्द से कराहते हुए अपनी गांठ खोली और कीचड़ और पानी उछला। जब उन्होंने तल पर कीचड़ को हिलाया तो झील का पानी और भी गंदा हो गया। जब सांपों ने आखिरकार एक दूसरे से कुछ दूरी बना ली तो सेठ को अपनी एक चिंता सच होती दिखी। दलदली अजगर चला गया था। यह एक अच्छी खबर होनी चाहिए थी क्योंकि वहां केवल साधारण उच्च स्तरीय विशालकाय राक्षस सांप ही बचे थे। सिवाय इसके कि उसे नहीं पता था कि कुलमाता कहां चली गई थी। लेकिन उसे शांत रहना था और गाना गाते रहना था। उसके सामने विशालकाय सांपों का एक उग्र ढेर था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भाग नहीं सकता था कि ड्रैगन कहां है। बेसिन में मौजूद सांप बेकाबू होकर गाने और तीरों का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहे थे और आसपास के इलाके को तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने पानी की धारें फेंकी या मिट्टी के स्पाइक्स बनाए जो बाहर निकलकर आसपास की इमारतों के खंडहरों को बर्बाद कर देते थे। हालांकि वे उसे देख नहीं सकते थे। सेठ को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार चकमा देकर भागना पड़ा। उसे अपनी वस्तुओं की वजह से होने वाले नुकसान का डर नहीं था, बल्कि पानी में गिरने और मलबे में फंस जाने का डर था। उसे अभी तक पानी में सांस लेने का कोई जादू नहीं मिला था और उसे डूबने का डर था। अब जब उन्होंने अपनी गांठ खोल दी तो सेठ भी उनकी संख्या का अनुमान लगा सकता था। कम से कम 30 टाइटेनोबोआ थे जिनका आकार एक मालगाड़ी के बराबर था। खास तौर पर कुलपति इतने लंबे लग रहे थे कि वे एक गगनचुंबी इमारत को गले लगा सकते थे और उसे ननपनीर की तरह निचोड़ सकते थे। 7 या 8 लोग पानी में बेजान होकर बह रहे थे, या तो मर चुके थे या बेहोश थे। बाकी 20 से ज्यादा लोगों के शरीर पर सड़ते हुए घाव थे जो धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से फैल रहे थे। डर के कारण वे अपने आसपास की हर चीज को बेतरतीब ढंग से देखकर हमलावरों की तलाश में व्यस्त थे। केवल विशालकाय पितृपुरुषी शांति से आसपास के वातावरण को स्कैन कर रहा था और व्यवस्थित रूप से स्थानों पर हमला कर रहा था। इस सांप की बुद्धि मनुष्य के बराबर थी और उसे आक्रमणकारियों के साथ मुठभेड़ों को याद था जिन्होंने छोटी कांटेदार चीजों का भी इस्तेमाल किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुलपिता जल और पृथ्वी लगातार उन स्थानों पर निशाना साध रहे थे जहां तीरंदाज खड़ा हो सकता था। यह वर्तमान में सबसे अधिक समस्याग्रस्त प्रतिद्वंद्वी था क्योंकि इसके जादू ने पहले ही सेठ के पैर को 2 बार छीन लिया था। लोहार ने पहले ही अपने अग्नि को कुलपति पर केंद्रित कर लिया था, लेकिन अन्य सांपों के विपरीत धनुष और बाणों के क्षय और दर्द का प्रभाव बहुत कम था। यहां तक कि होमिंग भी थोड़ा विफल हो गया था। कुलपति निश्चित रूप से एक मिनी बॉस था और असामान्य परिस्थितियों के लिए उच्च प्रतिरोध था। यह एक समस्या थी। जब तक तीर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं लगते, वे असामान्य प्रभावों के बिना इतने बड़े पिन को प्रभावित नहीं कर सकते थे। तीर सीमित थे। सेठ ने फैसला किया कि वह केवल कुलपति पर नजर रखेगा और उन अन्य सांपों को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनके पास बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं था। अगर आपको कोई समस्या बहुत बड़ी लगती है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और उन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाएं। सेठ किसी भी जादू को चकमा देता रहा जो बहुत करीब आता था और लगातार तीर चलाता रहा। कल रात उसने 300 अदम्य तीर बनाए थे जो क्षय के राक्षसी गाथागीत से मंत्रमुग्ध थे। ये धनुष की जंगजात क्षमता को और मजबूत करने के लिए था। जब सांप एक एक करके मरने लगे तो वे घबरा गए। वे हमलावर को नहीं ढूंढ पाए और उनके द्वारा लाई गई दर्दनाक बदबू और बीमारी का कोई अंत नहीं था। यहां तक कि मुखिया भी अपना आपा खोने लगा। हालांकि वह खुद कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसे अपने बच्चों को मरते हुए देखना पड़ा और वह कुछ भी मदद नहीं कर सका। जब उसके आधे रिश्तेदार मर चुके थे और बाकी आधे मुश्किल से जिंदा बचे थे, तब तीरों की लगातार बौछारें आखिरकार रुकी। ऐसा नहीं था कि सेठ के पास तीर खत्म हो गए थे, बल्कि उसने रणनीति बदलने का फैसला किया था। वह अपने सारे तीर खत्म करके छत दलदली ड्रैगन का सामना नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब कुलपति एक बुलेट स्पॉन्ज था। तीर चलाने के बजाय सेठ ने उपकरण बदल दिए। सांपों की सिर्फ एक कमजोरी थी जिसके बारे में वह जानता था, ठंड। दुर्भाग्य से सेठ खुद भी ठंड से बहुत अच्छा नहीं था। आग से उसका बहुत लगाव था, इसलिए ठंड से उसका लगाव बहुत खराब था। लोहार को बर्फ के जादू में कोई कुशलता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य तरीकों से इसे हासिल नहीं कर सकता था। उसने फ्रोजन स्काई ब्रिगेंडाइन आइस ग्लाइडर बूट्स और स्टाफ और अंगूठी पहनी थी जो उसने लिक्सिस के लिए बनाई थी। चूंकि एल्विन लड़की ने एलिमेंटलिस्ट की कक्षा हासिल कर ली थी, इसलिए उसने ऐसी वस्तुएं मांगी थी जो उसके एलिमेंटल संबंधों में मदद करे। चूंकि उसका जाना बहुत अचानक हुआ था, इसलिए उसके पास उसके कर्मचारियों के लिए कोई उपयुक्त आत्मा नहीं थी और उसने केवल ईवी के रहस्यमय कर्मचारी की नकल की, जिसने सामान्य रूप से सभी जादू को मजबूत किया, लेकिन यादृच्छिक शापों को भी लागू करने की उच्च संभावना थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंगूठी लेस देन फ्रॉस्ट नोवा ब्रास ग्रेटर देन से बनी थी, जो एक अद्वितीय रेटेड सामग्री है जिसे वह लेस देन कोर कॉपर ग्रेटर देन और लेस देन वोलेटाइल जिंक ग्रेटर देन से बनाने में कामयाब रहा। यह एक अंगूठी के रूप में समाप्त हो गई क्योंकि इसका निर्माण कौशल से अधिक भाग्य था और वह इसे और अधिक बनाने में कामयाब नहीं हुआ। जैसा कि नाम से पता चलता है, लेस देन वोलेटाइल जिंक ग्रेटर देन में अनियंत्रित गुण होते हैं और वह इस प्रक्रिया को दोहरा नहीं सका। इन वस्तुओं से लेस होकर टाइटेनोबोआ पैट्रियार्क के पीछे चुपके से गया और उसके पीछे झील पर कूद गया। जूतों ने सेठ के खड़े होने के लिए एक बर्फ का टुकड़ा बनाया। लोहार अदृश्य था, लेकिन वह टुकड़ा अदृश्य नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से ब्रिगेंडाइन के ओलावृष्टि का इस्तेमाल किया। ओलावृष्टि की मूल 10 मीटर की सीमा 3 गुना से भी अधिक हो गई थी और बर्फ के गोले की एक शक्तिशाली बौछार पैदा हुई जो विशालकाय सांपों पर गिर पड़ी। शारीरिक चोटें मामूली थीं, लेकिन इसके साथ आई ठंड ने विशालकाय शरीरों की ऊर्जा को खत्म कर दिया और सभी गतिविधियां धीमी हो गईं। लेकिन यह अंत नहीं था। आइस नोवा केंद्र में सेठ के साथ ठंड के विस्फोट ने झील को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया। यह अंगूठी से जुड़ा एक कौशल था। इसकी कोई निश्चित शक्ति नहीं थी और कास्टिंग में पंप किए गए मन के साथ बढ़ती थी। अपने 2 तिहाई मैना और उपकरणों से प्राप्त पावर अप के साथ पूरा बेसिन बर्फ का एक क्षेत्र बन गया। ये झटका नियमित टाइटेनोबोआ से स्वास्थ्य के अंतिम हिस्से को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। अनुभव की एक बड़ी लहर उस पर बरस पड़ी और उसने कई लेवल अप नोटिफिकेशन सुने। केवल कुलपति ही इस झटके को झेल पाए। ये बर्फ की एक परत से ढका हुआ था जो लगभग अगोचर धीमी गति से आगे बढ़ने पर टूट जाती थी। सेठ ने सांप के सिर की ओर देखा जो उससे बहुत ऊपर था। समुद्री राक्षस की तरह कुलपिता इतना लंबा था कि उसके खड़े शरीर के अंत में उसका सिर पानी की सतह से लगभग 5 मंजिल ऊपर था। वह वहां कैसे पहुंच सकता था? अचानक दूर से आई एक चमकदार रोशनी की किरण लगभग गतिहीन विशालकाय के सिर में घुस गई। पफल्स ने विशालकाय सांप को उसके जबड़े के बीच से एक लेजर से काट दिया था। आईवे सर अब से पहले कभी इतना एनीमे नहीं लगा था। बहुत बढ़िया। सेठ ने मन ही मन प्रशंसा की क्योंकि उसे अनुभव का एक और बड़ा हिस्सा मिला, साथ ही एक और लेवल अप नोटिस भी। वह एक ही बार में लेवल 58 पर पहुंच गया था। कुल 6 लेवल। अपने खुद के लेवल से कहीं ऊपर शिकार करना वाकई सार्थक था। इस युद्धाभ्यास की वास्तव में कोई योजना नहीं थी, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे की भावनाओं और झुकावों को मोटे तौर पर पढ़ सकते थे, इसलिए पफल्स ने अंतिम प्रहार करने के लिए स्वयं ही कार्य किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन डिंग। आपका शीर्षक स्नैक दैट। सांप प्रकार के दुश्मनों के निरंतर और निर्दयी वध के कारण मजबूत हो गया है। सांप प्रकार के दुश्मनों को जो 20% क्षति ग्रेटर देन। वह इस शीर्षक के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन इससे पहले कि सेठ इसके बारे में ज्यादा सोच पाता, किसी और चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। विशालकाय कुलपति का शरीर ढीला होकर बर्फ की सतह पर जा गिरा। भारी वजन के कारण वह टूट गया और सेठ को खड़े होने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने में परेशानी हुई। इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठंडी बाढ़ में डूब जाए, उसने उसे छुआ और शरीर को अपनी सूची में संग्रहित कर लिया। एक तह से दूसरी तह पर कूदते हुए लोहार ने जल्दी से बाकी शवों को भी जमा कर दिया, कम से कम जो सतह पर थे। सेठ को 2 बड़ी चिंताएं थी।
एक तो उसे लूट मिल रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि छद्म ड्रैगन उसके सभी शवों को इकट्ठा करने से पहले ही वापस आ सकता था। उसे हेड्स के हेलमेट पर पूरा भरोसा था, लेकिन ड्रैगन तो ड्रैगन ही था, चाहे वह छद्म ही क्यों न हो। कौन जानता था कि वह क्या कर सकता है। सेठ ने जितने शवों को पकड़ा, उन्हें पकड़कर पफल्स के साथ फिर से मिल गया और सुरक्षित दूरी पर चला गया। दूर एक ऊंची इमारत की छत से वे बेसिन को देखते रहे। जब तुरंत कुछ नहीं हुआ तो सेठ अपनी स्थिति की ओर मुड़ा। उनके पास 8 फ्री स्किल पॉइंट और 57 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट थे। उन्होंने बाद वाले को मौजूदा संख्याओं को बराबर करने के लिए समान रूप से वितरित किया और बाकी को चपलता में डाल दिया। 8 में से 7 कौशल बिंदुओं के साथ उसने अंततः लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखें ग्रेटर देन का स्तर बढ़ाया। दुर्भाग्य से इससे उन वस्तुओं की रैंक नहीं बढ़ी जिनका वह मूल्यांकन नहीं कर सका और वह अभी भी हेड्स के हेलमेट का मूल्यांकन नहीं कर सका। अब वह महाकाव्य से नीचे की वस्तुओं का मूल्यांकन करके उनके ब्लूप्रिंट प्राप्त कर सकता था और वह अवशेष रेटिंग तक की वस्तुओं की जांच कर सकता था। वह इस विवरण से भ्रमित था। वह पहले से ही अवशेष स्तर की वस्तुओं की जांच करने में सक्षम था, अन्यथा वह अपने स्वयं के कार्यों की जांच नहीं कर सकता था, है ना? जाहिर है, किसी विदेशी चीज का मूल्यांकन करने और स्वयं बनाई गई चीज का मूल्यांकन करने में अंतर होता है। अल ने आह भरते हुए समझाया। सेठ ने इस बारे में सोचा और यह सच था कि उसने अपने अवशेष के अलावा कभी कोई अवशेष नहीं देखा था। लेकिन मेरे दस्तानों का क्या? मैं साफ तौर पर देख सकता हूं कि वे महान हैं। क्या आपने ये टोरेट से नहीं लिए? हाँ, वह आपके स्वामी हैं, उन्होंने संभवतः उन पर पहचान पत्र का प्रयोग किया होगा, इसलिए आप जैसा कोई व्यक्ति उनका मूल्यांकन कर सकता है। मैं समझ गया, सेठ ने अविश्वास से कहा, लेकिन वह जादूगरनी के साथ इस बारे में बहस करने के मूड में नहीं था। वे वहां कुछ घंटों तक रुके और निरीक्षण करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेठ ने उस समय का उपयोग भोजन करने में किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 332 उलझन। सर्वनाश का लोहार C332 रेशियो 332 उलझे हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 332 उलझन। कुछ समय शांति से बिताने के बाद सेठ ने इस छापे से प्राप्त आत्माओं की जांच की। 40 सांपों ने 15 असामान्य बड़ी आत्माएं गिराई थी। सबसे बड़ी पकड़ पेट्रियार्क की आत्मा थी जो बहुत बड़ी और दुर्लभ थी। सेठ और पफल्स ने लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कम से कम कोई भी विशालकाय छद्म ड्रैगन अपने दुर्घटनाग्रस्त बच्चे पैदा करने वाली पार्टी में वापस नहीं लौटा। चूंकि कोई भी ये देखने के लिए वापस नहीं आया कि सारी उथल-पुथल किस बारे में थी, इसलिए सेठ ने बेसिन में वापस लौटने और बाकी शवों के लिए गोता लगाने का साहस किया। 40 विशाल लाशों को उसकी सूची में आरामदायक जगह मिल गई। एक बार जब वह डेल्टा में वापस आया तो लिंक उसे प्यार करेगा और एक ही समय में उसे शाप देगा। ये सामग्रियां सांपों से बने उपकरणों से भरे जाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह इतना मांस था कि इसे सालों तक इस तरह के मेनू में रखा जा सके। खाने के शौकीन शिकारी सांप आधारित व्यंजनों की दिशा में अपनी पाक कल्पनाओं को पूरी तरह से प्रकट करने में सक्षम होंगे। वास्तव में आश्चर्य की बात यह थी कि उसे सांपों के बीच बख्तरबंद मछलियों की एक प्रजाति की लाशें भी मिली। वे सेठ और सांप के जादुई हमलों के बीच हुई क्षति थी। वह बहुत ज्यादा नहीं चुस्त था और उसने उन्हें भी नष्ट कर दिया। जब उसे और कुछ दिलचस्प नहीं मिला तो उसने पानी छोड़ दिया। किनारे पर वापस आकर उसने खुद को और अपने सामान को आग की लपटों से सुखाया। फिर उसने दलदल की घिनौनी गंदगी और बदबू से छुटकारा पाने के लिए कई बार लेस देन लाइफस्टाइल मैजिक ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। इस कीचड़ में गोता लगाना, मुश्किल से अपने सामने देख पाना, यह एक सच्चा दुर्लभ था। उसने पानी में सांस लेने के विचार से भी छुटकारा पा लिया। वह एक ऐसी वस्तु चाहता था जो उसके चारों ओर एक साफ बुलबुला बनाए, जो गंदगी को उससे दूर रखे। बेसिन क्षेत्र में कुछ घंटे बिताने के बाद भी मातृसत्ता के लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। क्या उसे यही रुक जाना चाहिए? उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, शायद यही काफी था। ना, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पहले से ही बॉस का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। सेठ इस समय वापस नहीं जा सकता था। कल्पना से परे सामग्रियों का मोहक गीत उसे लुभा रहा था। दलदल ड्रैगन से वह जो भी सामान निकाल सकता था उसके बारे में सोचकर वह उत्साहित हो गया। ड्रैगन से लड़ने में विशेषज्ञ अल-सल्जार ने उसे अच्छे अवसर दिए और यदि यह काम नहीं भी करता तो भी वह उसे बुला सकता था। चलो इसे ढूंढते हैं। लोहार और कैटरपिलर ने शहर की खोज शुरू कर दी। जल्द ही उसे पता चल गया कि उसने स्थिति को कम करके आंका था। केंद्र से दक्षिण की ओर बढ़ने पर उन्हें और भी ज्यादा झीलें मिली जिनमें और भी ज्यादा सांप थे। उनमें से कोई भी उस पहली गेंद से मुकाबला नहीं कर सकता था जो उन्हें केंद्र में मिली थी, लेकिन सेठ को एहसास हुआ कि वह एक संभोग गेंद विशाल राक्षसों की विशाल आबादी का चरम मात्र थी जो इन दलदली भूमियों में खुशी-खुशी प्रजनन कर रहे थे। फिलहाल वे बस उड़ गए और इन संभोग प्रक्रियाओं को बाधित नहीं किया। वह वास्तव में लड़ाई के बीच में दलदल ड्रैगन से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहता था। जब वे देख रहे थे तो दिन ढल गया और घने काले बादलों ने आसमान को भर दिया और जल्द ही भारी बारिश शुरू हो गई। गरज के साथ बारिश हुई और बिजली की तेज चमक ने शब्द को एक अजीब स्लाइड शो में बदल दिया। पफल्स नीचे चले जाते हैं, हम अभी यहीं रुकते हैं। आईवी सर इमारत की जंगल वाली छत पर उतरा और पालतू जानवरों के लिए बनी जगह पर वापस आ गया। इस तरह से कैंप लगाना आसान था। सेठ ने पेड़ों की अपेक्षाकृत सुरक्षा में अपना तंबू बनाया। इलाका सूखा था और उसने अपना कुछ राशन खा लिया। दिन धीरे-धीरे ढल रहा था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। दूसरी ओर बिजली की चमक और भी तेज और अधिक हो गई थी। यह अच्छा नहीं है, अल ने अचानक कहा। क्या? मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ तो हो रहा है। यह मौसम मजबूत जादुई तरंगों से प्रभावित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद छद्म ड्रैगन के बारे में कुछ। क्या आप जादू के स्रोत का पता लगा सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ। सेठ जल्दी से शिविर से अलग हो गया और पफल्स को बुलाया। अचानक हुए बदलावों और प्रजनन गांठ से ड्रैगन के गायब होने को जोड़ा जाना था। हालांकि जादूगरनी ने उसे आश्वस्त किया था कि छद्म दलदल ड्रैगन कमजोर था, शायद उसे आगे बढ़ने का मौका मिल गया था या कुछ और। उड़ते हुए सेंटीपीड की पीठ पर सवार होकर वे पॉकेट लिच के स्पष्ट निर्देशों का अनुसरण करते हुए उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़े। हाय भगवान! अनियमित फ्लैश की रोशनी में उन्हें दूर से एक विशाल पहाड़ी दिखाई दी। ऊंची-ऊंची टूटी-फूटी इमारतों के बीच एक विशालकाय बंदर की लाश पड़ी थी। उसके ऊपर और उसके आसपास विभिन्न आकार के अन्य बंदरों और वानरों के शव पड़े थे। लेस देन डिंग, आपने फील्ड बॉस स्यूडो स्वैम्प ड्रैगन मैट्रियार्क का आतंक देखा है। अनुभव अर्जित किया। ग्रेटर देन। विशालकाय और छोटे-छोटे सांप भी पूरी तरह सुरक्षित दिख रहे थे, मानो वे सो गए हो। अगर लाशों के पहाड़ पर बैठा विशाल सांप न होता, यह पिछली बार से अलग था जब उसने इसे देखा था। उस समय यह एक विशालकाय संकुचित सांप जैसा दिखता था। अब इसके शरीर पर छोटे मांसल पंखों के कुछ जोड़े थे और एक ज्यादा खुरदरा सिर था जो उसे सांप की बजाय ड्रैगन की ज्यादा याद दिलाता था। लंबे कृपाण जैसे दांत वानर की गर्दन में धंसे हुए थे, जबकि लंबा मोटा शरीर शिकार के शरीर के चारों ओर कई बार कसकर लिपटा हुआ था। दृश्य को देखते हुए सेठ को आखिरकार समझ में आ गया कि सांप अपनी आबादी बढ़ाने के लिए किसका शिकार कर रहे थे। विशाल गोरिल्ला जैसा वानर जिसे वर्तमान में मातृसत्ता निगलने की तैयारी कर रही थी, कम से कम कुल पिता के समान स्तर का था। सेठ वास्तव में फील्ड बॉस को नहीं देख पाया था जब वह सांप की गेंद के अंदर छिपा हुआ था। अब उसका दिल उसके बाएं पैर की छोटी उंगली तक डूब गया। उसने सोचा था कि वह तैयार है, वह गलत था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी, दुश्मनों की पूरी कॉलोनी से अकेले लड़ने के बाद भी मातृसत्तात्मक महिला सुरक्षित नहीं थी। लगभग बराबर के शिकार से लड़ने के बाद उसका लंबा शरीर घावों और चोटों से भरा हुआ था, वह शायद थक गई होगी।
ये हमला करने का बिल्कुल सही समय था, लेकिन थोड़ी देर और रुको, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि यह क्या करने की कोशिश कर रही है। ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी की प्रजाति को जन्म देने के लिए जबरदस्ती कोशिश कर रही है। वह विकास को मजबूर करने के लिए अपनी सारी शक्ति बच्चे में डाल रही है। मौसम की घटनाओं का यही कारण है। अगर सांप सफल हो जाती है तो वह एक दलदली ड्रैगन को जन्म देगी। लेकिन क्या तब मुझे ड्रैगन का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वह सफल नहीं होगी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके विपरीत असफल होने के बाद वह पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगी। लिच की सलाह के बाद लोहार वहीं रुक गया और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद एक मां को मारने के मौके का इंतजार करने लगा। एक पल के लिए उसने खुद से पूछा कि क्या वह बुरा आदमी है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? 1 घंटे के भीतर ही विशाल सांप ने किंग कान के आकार के शिकार को पूरा निगल लिया और छोटे वानरों को भी अपने साथ ले गया। जब वह अभी भी भोजन निगल रहा था तो सूजन कम होती हुई दिखाई दे रही थी। लिच के अनुसार सांप बच्चे के विकास को तेज करने और शीघ्र जन्म की सुविधा के लिए पोषण को अत्यंत तेज गति से जादुई शक्ति में बदल रहा था। जादुई तरंगें इतनी शक्तिशाली होती जा रही थी कि सेठ को भी आसानी से महसूस होने लगा कि वे एक तेज हवा की तरह उसके शरीर में टकरा रही है। उसी दर पर तूफान और भी तेज और भयावह होता गया। भारी बारिश में तेज हवाएं और बवंडर चल रहे थे और बिजली की चमक के बीच लगभग कोई विराम नहीं था। नहीं, आमतौर पर ड्रैगन के जन्म का दुनिया भर में स्वागत किया जाता है। समस्या यह है कि यह सांप ड्रैगन के जन्म को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। यह प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह फेल हो जाएगी? खैर, मैं आपको बता सकता हूं कि वह जो भी बच्चा पैदा करेगी वह ड्रैगन नहीं होगा। वह इस मामले में निश्चित रूप से असफल होगी। लेकिन वह किसी चीज को जन्म देने में असफल तो नहीं होगी। ठीक है, शायद हमें उसे बीच में ही रोक देना चाहिए और दोनों खतरों से बच जाना चाहिए, पपल्स ने बीच में ही कहा। नहीं, यह एक अवसर है। क्या तुम्हें अभी किसी सवारी की जरूरत नहीं है? यह तुम्हारा मौका होगा। क्या आपको यकीन है? हाँ, बस मेरे निर्देशों का पालन करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 333 सांप ड्रैगन को जन्म नहीं देगा। सर्वनाश का लोहार C333 सांप ड्रैगन को जन्म नहीं देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 333 सांप ड्रैगन को जन्म नहीं देगा। समय उड़ता हुआ प्रतीत हुआ जब विशालकाय ने सारे शिकार को निगल लिया और उसे बच्चे के विकास के लिए शक्ति में बदल दिया। जब सारा भोजन खत्म हो गया तभी जादुई तरंगें कमजोर हुई। जादूगरनी के अनुसार अब वह बच्चे में ऊर्जा प्रवाहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि सेठ ने जन्म के तुरंत बाद छद्म दलदली ड्रैगन को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उसे गोपनीयता दी और बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को नहीं देखा। उसने ऐसा सम्मान के लिए किया, इसलिए नहीं कि वह एक विशाल सांप को एक चिपचिपे थैले को धकेलते हुए देखने की याद के बिना जीने से खुश था, जिसमें एक छोटा सा सांप अपनी गांड से बाहर निकल रहा था। सेठ बस उसकी निष्ठा का सम्मान कर रहा था। ये खत्म हो गया है, अब आप देख सकते हैं, अल ने उसे सूचित किया। जब सेठ ने दोबारा देखा तो सांप जमीन पर पड़ा था और उसके पास एक टेढ़ा मेढ़ा बोरा पड़ा था। पफ, तुम्हें पता है कि क्या करना है, उसने कहा और चला गया। हेड्स के हेलमेट से लैस होकर वह विशालकाय सांप पर छिपकर चढ़ गया। जब वह स्थिति में था तो उसने पफल्स को उनके कनेक्शन के माध्यम से एक संकेत दिया। प्रकाश की आवेशित किरण ने दलदली ड्रैगन के सिर पर प्रहार किया, लेकिन गंभीर थकावट के बावजूद हमले को एक ढाल द्वारा काफी हद तक रोक दिया गया। विशालकाय जीव ने अपना सिर उठाकर हमले की दिशा में देखा। अचानक वह दर्द से छटपटाने लगा और अपना विशाल सिर इधर उधर फेंकने लगा। जब प्राणी का ध्यान भंग हुआ तो सेठ ने वाइवन ब्लेड को सांप की गर्दन में गहराई तक घुसा दिया था। उसने तलवार के कौशल लेसरेट का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वह जानवर को तुरंत खत्म नहीं कर सका। अब वह अपनी जान बचाने के लिए हैंडल को पकड़े हुए था, क्योंकि वह दर्द से जूझ रहा था। लोहार लगातार इधर उधर उछल रहा था और सांप आगे पीछे हिल रहा था। जब सांप ने अपना सिर एक इमारत से टकराना शुरू किया तो वह लगभग नियंत्रण खो बैठा। शुरू में उन्हें उम्मीद थी कि वह एक ही बार में सांप को खत्म कर देगा। इस तरह इधर उधर फेंका जाना योजना का हिस्सा नहीं था। तलवार की पूरी धार सांप के शरीर में धंसी हुई थी क्रॉस अगार तक, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। इससे उसे एक बात का एहसास हुआ, वह वास्तव में इस तरह के विशालकाय जानवरों के साथ सीधे टकराव के लिए नहीं बना था। सेठ को एक शानदार मक्खी मारने वाला बनना और सुरक्षित दूरी से बड़ी संख्या में मक्खियों को खत्म करना पसंद था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके पास एक विचार था, लेकिन उसके पास केवल एक ही मौका था। वर्तमान में तलवार ड्रैगन के सख्त मांस में फंस गई थी, लेकिन उसे अपनी योजना को लागू करने के बाद जल्दी से कार्य करना होगा। सेठ ने मूठ पकड़ी और ऊर्जा परिसंचरण का उपयोग किया। जैसे उस समय टोरेट के साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने अपनी लेस देन पायरोमेंसी ग्रेटर देन को इस तरह की तलवार ऊर्जा के साथ जोड़ा। एक त्वरित विस्फोट के साथ उसने ब्लेड में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा प्रवाहित की और एक हल्के नीले रंग की जेटलो बनाई जो तलवार से सख्त ड्रैगन मांस में चली गई। पीड़ा की एक जबरदस्त चीख ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पफल्स ने देखा कि विशालकाय जानवर के गले से चमकीली आग फूट रही थी। जब वह आखिरकार स्थिर हो गया तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए प्रकाश की एक और किरण फेंकी। बिना रोके इसने आग के निकास घाव के नीचे कुछ दूरी पर मांस का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया। अंततः विशाल सांप क्षति और थकावट के कारण हार मान गया और लंगड़ाकर गिर पड़ा। ये बहुत थका हुआ है, सेठ ने शिकायत की, क्योंकि वह अपनी सांस वापस पाने की कोशिश कर रहा था। उसे इस हमले में अपनी लगभग सारी मानसिक ऊर्जा झोंकनी पड़ी, अन्यथा लपटें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर ही फट जाती। छद्म ड्रैगन का शरीर इतना मजबूत था। अरे, ये तो कुछ हद तक ड्रैगन ही है। अगर यह कीड़ा पूरी तरह से थका हुआ न होता तो इस तरह के टकराव में ये तुम्हें धूल चटा देता, जादूगरनी ने उपहास किया। जब एक सूचना ने सेठ का ध्यान भंग किया तो उसने अपना पसीना पोंछने के लिए हेडिस का हेलमेट उतार दिया। लेस देन डिंग, शर्तें पूरी हो गई हैं और आपका हथियार वाइवन ब्लेड ड्रैकोनिक ब्लेड में विकसित हो गया है ग्रेटर देन। क्या? सेठ ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से अपने वाइवन ब्लेड की जांच की। लेस देन ड्रैकोनिक ब्लेड, एपिक वाइवन सेट 1/4, अवशेष क्षति 1800, स्थायित्व 4000, 1 खुद को ठीक करने के लिए रक्त को अवशोषित करेगा। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है। परिमैच, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 उपयोगकर्ता को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रक्त का कुछ हिस्सा अवशोषित करेगा। 3 सक्रिय कौशल लेसरेट। 4 जोड़ 300% क्षति उन दुश्मनों के खिलाफ जो अपनी प्रेरणा खो चुके हैं। 5 कवच के विरुद्ध जोड़ 300% क्षति। 6 ड्रैगन प्रजाति के विरुद्ध जोड़ 50% क्षति। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा दुर्लभ सामग्रियों से बनाया गया एक ट्रिक्समेसर। विशेष उपचारों और करामातों की अधिकता ने हथियार के प्रदर्शन को बहुत बढ़ा दिया है, जो कि केवल सामग्रियों से ही संभव है। ड्रैगन सामग्रियों से निर्मित इस हथियार को ड्रैकोनिक रक्त द्वारा पोषित किया गया है। एक बार जब ये ड्रैगन के खून का स्वाद ले लेता है तो यह वस्तु एक महान ड्रैगन स्लेयर ब्लेड के रूप में विकसित हो जाती है। सेट प्रभाव संकुचित। उपयोग की स्थिति सेठ स्मिथ 150 शक्ति ग्रेटर देन। यह एक अवशेष बन गया था। प्रभावों को देखते हुए वो समझ गया कि विकास के साथ इसका क्या मतलब है। हथियार खून के माध्यम से मजबूत होने के अंतिम चरण में पहुंच गया था। यह तृप्त हो चुका था और दुश्मनों का खून चूसने से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यह अंत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वाइवन सामग्री का सांप के छद्म ड्रैगन रक्त के साथ तालमेल था। सिर्फ नुकसान की संख्या के अलावा प्रभाव भी बदल गए थे। ड्रैगन प्रजातियों को अतिरिक्त नुकसान के साथ यह समग्र रूप से अधिक मजबूत हो गया था। रक्त की मजबूती का जिक्र करते हुए उसे याद आया कि जब सांप उसे इधर उधर फेंक रहा था तो उसने कुछ सूचनाएं सुनी थी।
जब उसने अपनी स्थिति की जांच की तो उसने पाया कि उसकी ताकत में 7 अंक और उसकी सहनशक्ति में आश्चर्यजनक रूप से 10 पूर्ण अंक की वृद्धि हुई थी। ये बहुत बड़ी वृद्धि थी, प्रयास के लायक। सेट प्रभावों के भौतिक पहलुओं को भी थोड़ा मजबूत किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात थी फ्लेवर टेक्स्ट का आखिरी वाक्य। अगर हथियार को असली ड्रैगन के खून से बपतिस्मा दिया जाए तो यह आगे विकसित होकर ड्रैगन स्लेयर ब्लेड बन सकता है। सेठ ने इन हथियारों के बारे में अल-जलसा से सुना था। उन्हें प्राप्त करने के कई तरीके थे, लेकिन मुद्दा ये था कि एक बार जब वे बन गए तो वे ड्रैगन्स के लिए अभिशाप बन गए। लेकिन मूल बात ये थी कि ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ डालने से पहले उसका खून पीना जरूरी था। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। सावधान, पफल्स ने अचानक उसे संदेश भेजा। दलदली ड्रैगन का विशालकाय शरीर अभी भी हिल रहा था। अपने और अपने बच्चे के दुश्मनों को खत्म करने के प्रयास में मातृसत्ता ने अपने आखिरी भंडार को इकट्ठा किया और छोटे दुश्मन को पूरा निगलने के लिए घूमी। घबराहट में सेठ इविसे की समय पर चेतावनी के कारण छलांग लगाने में कामयाब हो गया। वह विशाल मुंह से बच गया था और अब वह सांप की विशाल आंख से आंख मिला रहा था जो उसे देख रही थी। उसकी निगाह में बुद्धिमत्ता और दुख निर्विवाद था। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? माफ करना। उसने उसकी नजर में ही दोष स्वीकार कर लिया। फिर उसे एक विचार आया और वह सावधानी से उस विशालकाय सिर के पास गया। अगर वह बुद्धिमान था तो वह उससे बात कर सकता था। तुम मर रहे हो। अगर तुम उस बच्चे से दोबारा मिलना चाहते हो तो विरोध मत करो। वह नहीं जानता था कि उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति की कमी थी या वह वास्तव में प्रतिरोध नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपना हाथ पकड़ीदार गाल पर रखने में सक्षम था। लेस देन आत्मा पर कब्जा ग्रेटर देन सुचारू रूप से चला और विशालकाय सांप की आंखों की रोशनी अंततः मंद हो गई। लेस देन डिंग, आपने स्यूडो स्वैम ड्रैगन मैट्रियार्क लव 87 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपके द्वारा मारे गए बड़े दुश्मनों की संख्या के कारण आपका शीर्षक विशालकाय कातिल थोड़ा मजबूत हो गया है। बड़े विरोधियों को जो 25% क्षति में वृद्धि। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, शीर्षक रूट एंड ब्रांच जीता। आपने एक कुलपिता, एक कुलमाता और उनकी संतानों से लेकर बच्चों तक को मार डाला है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। अब आप लव 0.59 पर है। ग्रेटर देन यद्यपि उसकी स्थिति में सुधार अद्भुत था, लेकिन उसका सबसे बड़ा लाभ उसकी आत्मा थी जो अब उसके हाथ में थी। लेस देन छद्म ड्रैगन आत्मा, विशाल अहंकार, महाकाव्य जोड़, शिल्प सामग्री। एक टाइटेनोबोआ मातृसत्ता की आत्मा जो ड्रैगन बनने की आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब रही। ग्रेटर देन सेठ की आंखें चमक रही थीं। आकार को छोड़कर यह उस समय अल-जलसा की आत्मा के लगभग समान ही थी। भले ही यह केवल विशाल बताया गया था, लेकिन यह अन्य विशाल आत्माओं की तुलना में पूरी तरह से अलग श्रेणी में था जिन्हें उसने देखा था, जैसे कि वाइवन या हैंगंगट्री। आत्माएं जितनी बड़ी होती गईं, उसी रैंक के भीतर अंतर भी उतना ही बढ़ता गया। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा को पाने के लिए उसे अपने अनुभव को काफी कम करना पड़ा। उसने ये भी पाया कि उसने उन वानरों की आत्माएं भी एकत्र की थी जिन्हें कुलमाता ने खाया था। कई सामान्य छोटी और मध्यम आत्माएं, लेकिन कुछ बड़ी असामान्य आत्माएं भी थीं जो उसके द्वारा मारे गए सांपों की आत्माओं से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि विशालकाय वानर ने भी अपनी आत्मा गिरा दी थी। ये कुलपिता की तरह ही विशाल था, शायद उससे भी बड़ा, लेकिन केवल असामान्य ही माना जाता था। यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि वह मुश्किल से ही कुछ ऐसा कर सकता था जो वह इस हत्या से कर सकता था। और यह इस हत्या से एकमात्र लाभ नहीं था। मातृसत्तात्मक शरीर इतना विशाल था कि वह इसे ढेर नहीं कर सकता था, बल्कि इसे केवल अपने स्वयं के इन्वेंट्री स्लॉट में संग्रहित कर सकता था। कम से कम सेठ को यही विश्वास था, लेकिन इसे बस एक अलग वस्तु के रूप में गिना गया था। और उनका कारोबार अभी खत्म नहीं हुआ था। इन सबका वर्णन करने में अधिक समय लगा, लेकिन वास्तव में छद्म ड्रैगन को पराजित किए हुए कुछ ही क्षण बीते थे। सेठ ने उस फड़फड़ाती हुई चीज की ओर रुख किया जो अभी अभी पैदा हुई थी। वह अभी भी एक पतली झिल्ली में फंसी हुई थी और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 334। यहाँ लगभग ड्रैगन है। सर्वनाश का लोहार C334। यहाँ लगभग ड्रैगन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 334। यहाँ लगभग ड्रैगन है। चिपे चिपे ऐठते हुए बोरे के पास पहुंचकर सेठ को थोड़ी गिन महसूस हुई। ठीक है, बस थोड़ी सी नहीं। इतना डरपोक मत बनो और इसकी मदद करो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मजबूत है? यह अपनी झिल्ली से बाहर भी नहीं निकल सकता। हाँ, मुझे यकीन है। अच्छा, चमड़े की झिल्ली आलू के थैले के आकार की थी। दस्ताने पहनने से वह खुश था और उसने झिल्ली को पकड़ लिया और उसे स्थिर रखा ताकि वह उसे चाकू से काट सके। इस तरह से बने छेद से बड़ी चमकदार आंखों वाला एक गोल सिर बाहर निकला हुआ था। आंखें लोहार से हटी ही नहीं, क्योंकि छोटा नीला भूरा सांप चुपचाप बोरी से बाहर निकल गया। बड़ी, लगभग पूरी तरह से काली आंखें मासूमियत से उस पर केंद्रित रहीं। लेस देन इमोगी लव, वन ग्रेटर देन। क्या तुम नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो। तुम कौन हो? क्या तुमने उसे मारा? यह एक नई मासूम आवाज थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन सवाल चौंकाने वाला था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह जन्म के तुरंत बाद ही मानसिक रूप से बात करने में सक्षम थी। सेठ को यकीन था कि झूठ बोलना और पालक माता पिता बनना आसान होगा। हालांकि लंबे समय में वह जो कुछ भी कर रहा था उसे गुप्त नहीं रख पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। काम को गुप्त रखने के बारे में सोचना ही उसके लिए बहुत कष्टकारी था। वह कोई नाटक नहीं करना चाहता था। हाँ, मैंने तुम्हें मार डाला मां। उसने उसे सच सच बता दिया। मैं समझ गया। क्यों? आप कुछ कठिन सवाल पूछ रहे हैं, शायद मजबूत बनने के लिए। क्या आप मजबूत हैं? काफी मजबूत, मैं कहूंगा। अच्छा, तो अब आप मेरी मां हैं। मैं तुम्हारी मां क्यों हूं? तुमने मेरी मां को मार डाला, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम पर उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं और मुझे तुम्हारे चारों ओर खजाने की आभा पसंद है। मोटे सांप ने बेपरवाही से समझाया। उन पात्रों में से एक और, मां बनने पर बधाई, दूसरी ने कहा। तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लिच ने सूखी टिप्पणी की। ठीक है, क्या हम अभी के लिए एक समझौता कर लें और आप सुरक्षित जगह पर आराम करने जा सकते हैं? ठीक है। इसकी स्वीकृति के साथ ही माउंट अनुबंध तैयार हो गया। ये चमक उठा और माउंट के लिए पॉकेट आयाम में गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। खैर, यह उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गया। खजाने की आभा से इसका क्या मतलब था? यह एक इमोगी है, जिसका मतलब है कि इसे ड्रैगन बनने के लिए बस सही अवसर की आवश्यकता है। ड्रैगन में खजाने की चाहत की जन्मजात आदत होती है। एक लोहार के रूप में जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता रहता है और महाकाव्य और बेहतर वस्तुओं को पहनता है, आप उनके लिए एक चलता फिरता खजाना जैसा दिखते हैं, अल ने तथ्यात्मक रूप से समझाया। मैं समझ गया। तो यह इमोगी के रूप में सामने आया, यह अच्छा है या बुरा? और क्या संभावनाएं थी? वैसे तो कुछ थे, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वही या तो इमोगी था या फिर फ्लड ड्रैगन। क्या बाढ़ वाला ड्रैगन बेहतर नहीं होता? उसने बुदबुदाया। उसने सोचा कि चूंकि नाम में ड्रैगन है, इसलिए यह शायद ज्यादा शक्तिशाली होता। जरूरी नहीं, फ्लड ड्रैगन्स का स्वभाव और भी खराब होता है। हो सकता है कि उसने आपसे लड़ने की कोशिश की हो। और ताकत, खैर, फ्लड ड्रैगन थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि उन्हें असली ड्रैगन का खून विरासत में मिला होता है, इमोगी के विपरीत जो सांप से विकसित होता है। लेकिन इमोगी को ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता है। वे जल्दी सीखते हैं और जादू में स्वाभाविक रूप से माहिर होते हैं। मैं समझ गया। खैर, मुझे लगता है कि हम इस बारे में बाद में थोड़ी और बात कर सकते हैं। अभी के लिए हमें दूसरों की ओर लौटना चाहिए। सेठ ने वह सब कुछ पूरा कर लिया था जो उसने करने का निश्चय किया था। बेशक वह और भी सांपों को पाल सकता था, लेकिन उनमें से ज्यादातर सांपों का स्तर उससे कम था और उनका शिकार करना सिर्फ एक उपयुक्त काल्कोट्री में जाने से कम प्रभावी होता।
लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन का उपयोग करते हुए वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने दुहू और अन्य लोगों को पहले छोड़ा था। जब वे ऊंचे बाग में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शिविर खाली था। फायरप्लेस अभी भी गर्म है, वे लंबे समय तक नहीं जा सकते, सेठ ने कैंप फायर के अवशेषों को देखने के बाद कहा। उन्होंने अपने अस्थायी शिविर के चारों ओर लगातार बड़े सर्कलों में उड़कर उन्हें खोजना शुरू कर दिया। बहुत समय नहीं लगा इससे पहले कि वे समूह को टाइटेनोबॉआ के शोर से लड़ते हुए पाते। खैर वास्तव में पूरा समूह नहीं। दुहू पीछे रह गया और लिनरी उसके साथ थी। वेडन ने एक युद्ध कुल्हाड़ी चलाई जबकि इवान ने अपने पालतू जानवरों के साथ जानवर को घेर लिया था। वे जिस जुवेनाइल से लड़ रहे थे वह उस जुवेनाइल से बड़ा और ताकतवर था जिसका सामना सेठ ने तब किया था। यह आकार में पफल्स के बराबर था, हालांकि आकार ही सब कुछ नहीं था। इवान और वेडन का पलड़ा भारी था और वे अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे। एड्स बाय पफ फ्यूचर, दुहू ने सबसे पहले उड़ते हुए सेंटीपीड को देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। पफल्स का उतरना जुवेनाइल के अंतिम क्षण के साथ मेल खाता था। जब दोनों योद्धाओं ने आखिरकार सेठ के आगमन को देखा तो उन्होंने खुश मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। इसका मतलब था कि वे अंततः इस भयानक जगह को छोड़ सकते थे। जब सेठ और आइवी सर चले गए तो उन्हें इस मच्छरों से भरे नरक में डेरा डालना पड़ा। इसका एकमात्र फायदा यह था कि वहां के राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं थे। वेडन और इवान अपना स्तर बढ़ाने में सक्षम थे। इवान को संभोग के मौसम के बारे में पता चल गया था, यही वजह थी कि वे विशाल सांपों का शिकार कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि उसे एक अच्छा रक्त वाला सांप मिल जाएगा जिसे वह वश में कर सकेगा और अपने साथ शामिल कर सकेगा। क्या आप किसी को वश में करने में सफल रहे? वास्तव में उसके पास पहले से ही 3 है, वेडन ने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा। इवान उन्हें लड़ने के लिए यहाँ खींचता रहा था ताकि वह और भी अधिक पर अपना हाथ रख सके। बोनो ने शिकायत की, यह आदमी तो इनके प्रजनन के बारे में भी बकवास करता रहता है। ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। सेठ ने उस आदमी की तरफ देखा लेकिन फिर भी वह शर्मा गया और उसकी नजरों से बच निकला। लिनरी और दुहू ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया पहल, मैं मिनासमार में आपके लिए एक उज्जवल भविष्य देख सकता हूँ, उसने अचानक कहा और युवक के कंधे को थपथपाया। अगर इवान ब्रीडर बन सकता है तो वे बाद में सांपों को बेचने में भी सक्षम हो सकते हैं। बेशक पूरा आउटगोर एक विशाल सांप माउंट से सुसज्जित था। सेठ ने उस युवक के लिए मिनासमार के कार्यकारी अधिकारी के रूप में उज्जवल भविष्य की कल्पना की। प्रशंसा सुनकर इवान थोड़ा सा शर्मा गया। हाँ धन्यवाद, वह आश्चर्य से हथलाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब हम सबका काम पूरा हो चुका है। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो हम कारवां में वापस लौटते हैं। दूसरों को देखकर उसे सिर्फ राहत ही दिखी। इवान भी एक सेकंड भी और रुकना नहीं चाहता था। सभी लोग आइवे पर सवार हो गए और सेठ ने लेस देन मैप ग्रेटर देन कौशल से रास्ता तय किया। उसने ये सोचने की कोशिश की कि इस समय कारवां कहां होगा ताकि वे रास्ते में उनके रास्ते को पार करने का लक्ष्य बना सके। डेल्टान तक पहुंचने में जितना समय लगा था उससे ये पता चलता है कि जब तक वे अपने शुरुआती स्थान पर वापस लौटे तब तक कारवां जंगल छोड़ चुका होता। ये बात ध्यान में रखते हुए सेठ ने सीधे उत्तर और थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया ताकि वे जंगल के किनारे कारवां से मिल सके। बस कुछ ही दिनों में हम कारवां में फिर से शामिल हो सकेंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि यह इतना आसान होगा? दुहू ने पूछा। यहां तक पहुंचने के रास्ते में वे ज्यादातर सेठ के विस्फोट के बाद की स्थिति से गुजरे थे। अब वापसी का रास्ता बिल्कुल अलग हो सकता है। एड्स बाय पफ फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 335 विस्तार। सर्वनाश का लोहार विस्तार। एड्स बाय पफ फ्यूचर अध्याय 335 विस्तार। कई दिनों के बाद आखिरकार कारवां भयानक जंगल से निकल गया। राख से भरे रेगिस्तान में यात्रा करना मुश्किल था। धूल उनकी आंखों और मुंह में घुसती रहती थी। उन्हें अपने चेहरे पर चित्रे पहनने पड़ते थे। कभी कभी गाड़ियां नरम जमीन में फंस जाती थी और इससे उनकी सहनशक्ति खत्म होती रहती थी। लेकिन जब वे घने जंगल में वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना आसान था। उन्हें न केवल पेड़ों और झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता ढूंढना पड़ता था बल्कि उन्हें कीड़ों द्वारा लगातार प्रताड़ित भी किया जाता था। कभी कभी लोग जहरीले कीड़ों के डंक मारने या बीमारी के कारण टूट जाते थे। जंगल में प्रवेश करने के बाद भी गर्मी नहीं रुकी बल्कि और भी बदतर हो गई। जंगल की हवा गर्म और नम थी। पीड़ा की ये दिनचर्या केवल उन जीवों के घात से बाधित थी जो इस स्थान पर उठ में प्रवेश करने के लिए काफी बदकिस्मत थे या उत्परिवर्तित वुडलैंड जीव थे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अपने साथी पीड़ित मिल गए। राख और मिट्टी से सने बच्चों का एक समूह आंखों में आंसू लिए कारवां की ओर दौड़ता हुआ आया था। उनके कपड़े फटे हुए थे, थोड़े जले हुए थे और खून से सने हुए थे। ऑक्स का एक दल उनके पीछे पड़ा था और बच्चों को बचाने के लिए यही गड़बड़ झड़प बन गई। ऑक्स का ख्याल रखने के बाद बच्चों ने सावधानी से वयस्कों से दूरी बना ली। उनके शीर्ष पर एक युवा लड़की थी जो एक प्रकार से नेता की तरह काम करती थी। बच्चों में से कोई भी 15 साल से बड़ा नहीं था। उन्होंने बहुत ही झिझकते हुए बताया कि वे कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी आपदा के कारण अपना पालक घर छोड़ना पड़ा, उन्हें अंधेरे से भागना पड़ा और यहाँ तक कि जंगल की आग से भी भागना पड़ा। उस समय कारवां में से मासिल जैसे कुछ लोगों ने अजीब तरह से दूसरी ओर देखा क्योंकि उन्हें आग लगने का अंदेशा था। अंत में वे अपने अविश्वास के बावजूद उनके साथ शामिल हो गए। वे वैसे भी बच्चों को अपने साथ ले जाते लेकिन उनके नेता पिप ने कुछ ऐसा पेश किया जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। बच्चे जादू का उपयोग करने में सक्षम थे जिससे कष्टप्रद मच्छर और जहरीले कीड़े दूर रहते थे। एड्स बाय पफ फ्यूचर इस तरह उन्होंने कीटनाशक सेवा के बदले में जंगल के किनारे तक पहुंचने तक बच्चों की सुरक्षा का सौदा किया। अब आप कहां जाना चाहते हैं पिप? मासेल ने युवा प्रमुख व्यक्ति से पूछा। मुझे नहीं पता लेकिन होप नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ वहां मत जाओ। यह एक भयानक जगह है, उसने एक दुखी नजर से कहा जो उसकी उम्र की लड़की से कहीं ज्यादा अनुभव करने की बात कह रहा था। चिंता मत करो, हम बहुत मजबूत हैं। फिर भी चिंता मत करो, हमारे पास एक आदमी भी है जो हम सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम उससे नहीं मिल पाई क्योंकि उसे कुछ काम था, लेकिन उसे जल्द ही वापस लौट जाना चाहिए। क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं रहना चाहती? मैं खैर पूरी उम्मीद तो नहीं कर सकता लेकिन हम कुछ और दिनों के लिए साथ आ सकते हैं। मुझे दूसरों से बात करनी है। जरूर, हो सकता है कि जाने से पहले तुम मुझसे मिल सको। योजक चिन्ह। सेठ और उसके साथियों को दूर से ही जंगल का किनारा दिखाई दे रहा था। परिदृश्य में एक कट की तरह पेड़ों का क्षेत्र बस रुक गया और क्षितिज तक फैले पेड़ों के विरल बिंदुओं और झुरमुटों वाले विस्तृत मैदानों और स्टेपी में बदल गया। दुहू सही था, वापसी के रास्ते में ज्यादा हलचल देखी गई क्योंकि राक्षस लगातार यादृच्छिक पथवर्क पोर्टल से आते रहे। हालांकि उन्होंने उनकी यात्रा में कोई बाधा नहीं डाली। समूह में दुहू, पफल्स और सेठ के साथ नहीं। इस तरह से सेठ कुछ और छोटी और मध्यम आकार की आत्माओं को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। उसका सबसे बड़ा अफसोस गेल बर्ड्स को लेकर था जो उनसे दूर भागने में कामयाब हो गए। यह एक तरह का शिकारी पक्षी था जो आंशिक रूप से हवा था, एक आत्मा की तरह। उसे यकीन था कि उनकी आत्माओं का एक दिलचस्प प्रभाव होगा। उन्होंने उनका पीछा किया था लेकिन वे पफल्स से अधिक तेज थे और उसकी उड़ान का समय समाप्त होने के बाद उनके पास अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है। परिमैच। पफ फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जंगल की सीमा पर पहुंचने के बाद आखिरकार उन्हें एक वास्तविक विश्राम मिला। पफल्स की सहनशक्ति जबरदस्त थी लेकिन वह भी थका हुआ था। बाकी लोग भी इससे बहुत बेहतर नहीं थे। उड़ते या दौड़ते हुए सेंटीपीड पर सोना संभव था लेकिन बहुत आरामदायक नहीं था। यह थकान से बेहोश होने जैसा था। दुहू अभी भी ठीक था और सेठ इससे निपट सकता था लेकिन बाकी तीनों मुश्किल से ठीक से सोच पा रहे थे। जब सेठ ने शिविर स्थापित किया तब बाघ के चमकने का समय आ गया था। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े योद्धा के रूप में उन्हें शिकार और लोगों का पता लगाने में विशेषज्ञता हासिल थी।
वह जंगल की सीमा के साथ यात्रा करते थे और कारवां के गुजरने के संकेतों की तलाश करते थे। एक बार जब उन्हें उनके पद चिन्ह मिल जाते तो वे बस उनका पीछा कर सकते थे जब तक कि वे उन्हें पकड़ न लें। हालांकि मैदान सुरक्षित लग रहे थे, फिर भी अकेले जाना खतरनाक था। लेकिन सेठ को शिविर के साथ रहना पड़ा ताकि कुछ हो न जाए। वे अभी केवल टाइगरमैन की ताकत पर भरोसा कर सकते थे, भले ही वह किसी चीज को हरा न पाए, लेकिन उसे भाग जाने का पूरा भरोसा था। लोहार ने शिविर में ही रहकर पोर्टेबल बैरियर और मोशन सेंसर लगाए और फिर आराम करने लगा। मोशन सेंसर के अलार्म की तेज आवाज ने उसे जगा दिया। क्या हुआ? उसने अभी अभी अपनी आंखों को थोड़ा आराम दिया था। जंगल से वानरों का एक झुंड शिविर की ओर आया था। वे उन छोटे वानरों के समान दिख रहे थे जिन्हें विशाल सांप ने खाया था। वे आकार में मनुष्यों के बराबर थे और उनके चमकीले सुनहरे फर थे। सेठ वास्तव में किसी ऐसे वानरों या बंदरों का नाम नहीं बता सका जिनके वे समान दिखते थे। लेस देन गोल्ड उल्लो बिल लव 32 ग्रेटर देन। चूंकि वे वैसे भी आक्रामक थे, सेठ ने उनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। महान मी, आराम की जरूरत है, मैं मदद नहीं करूंगा। चिंता मत करो, वे ज्यादा नहीं है, बस कुछ आजमाने के लिए सही है। लगभग 30 बंदरों के समूह ने अलार्म बजाया और वे शिविर की ओर बढ़े, जहां उन्हें अवरोधकों ने रोक दिया। अब वे ढाल को तोड़ने के लिए उस पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे, वे चीख रहे थे और गुर्रा रहे थे। लोहार को उनके भयानक नुकीले दांत और सुरक्षा उपाय के खिलाफ अपनी मुठ्ठियां पटकते हुए हर जगह फैलती लार का अंदाजा हो गया था। सेठ ने ढाल के बाहर कदम रखा और नीली आग की एक लहर ने तुरंत भीड़ को घेर लिया। अब 30 से ज्यादा वानर जमीन पर पड़े थे, उनके फर जल चुके थे और उनके नंगे शरीर पर 3rd डिग्री जलन के निशान थे। लेकिन वे मरे नहीं थे। उसने सत्ता पर नियंत्रण सुनिश्चित कर लिया था। क्रूर, क्रूर, जादूगरनी ने प्रतिध्वनित किया। अरे चलो, उन्होंने पहले हमला किया। यह इतना क्रूर नहीं है, यह विज्ञान के नाम पर है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अल ने स्वीकार किया। यह अभी भी क्रूर है, पफल्स ने अपनी राय रखी। जो कुछ भी, वह गुनगुनाने लगा। उसके बाद एक गहरा मंत्रोच्चार शुरू हुआ। दूसरा विभ्राजी, जा। घायल वानर सदमे से छटपटाने लगे और बेहोश हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग नहीं हुई। लेस देन डिंग, कौशल गायन प्रशिक्षु स्तर 5, गायन प्रशिक्षु स्तर 6 बन गया है ग्रेटर देन। खैर, कम से कम इस प्रयोग से एक लाभ तो हुआ। सेठ को उम्मीद थी कि वह वही कर सकता है जो उसने जर्किस्टो के साथ किया था, बशर्ते कि लक्ष्य मृत्यु के करीब हो। आखिरकार उसके कौशल ने कहा कि वह आत्माओं को मैन्युअल रूप से अलग कर सकता है क्योंकि वे मृत्यु के करीब थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि या तो किसी गाने के लिए इस कनेक्शन को तोड़ना असंभव था, या फिर उसके पास इतनी शक्ति रखने के लिए अभी तक कौशल नहीं था। इस वजह से उसके पास केवल वानरों के झुंड को हाथ से काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि उसने उन्हें काटा, लेकिन उनकी आत्माएं छोटी और सामान्य रहीं। 13वें बंदर की आत्मा से उसने छुटकारा पाया तो उसे अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई दी। लेस देन डिंग, कौशल स्पिरिट कैप्चर लव 6, स्पिरिट कैप्चर लव 7 बन गया है ग्रेटर देन। कौशल आखिरकार स्तर पर पहुंच गया था। उसे पता था कि इस पर अपने एसपी का उपयोग करने के बजाय थोड़ा इंतजार करना सही निर्णय था। कौशल को देखते हुए उसने पर्क सूची को देखा। जब उसने देखा कि स्तर 7 के साथ क्या आता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अब हार्वेस्टेड सोल्स के पास लक्ष्य के अहंकार को नियंत्रित करने का 20% मौका था। उसने जमीन पर बचे हुए जीवों को देखा। सांख्यिकीय रूप से उसके पास उनसे 3 या 4 अहंकारी आत्माएं प्राप्त करने का मौका था। अंत में वह 2 पर आ गया। वे पूर्णतः निराशाजनक थे। पता चला कि बंदरों का अहंकार अभी भी कचरा था, कम से कम अल के अनुसार जिसने उनके लिए उनकी जांच की। उनमें न्यूनतम बुद्धि थी, लेकिन वे वास्तव में संवेदनशील नहीं थे। चाबी में चोर या संवाद करने से इनकार करने वाली कुलमाता की तरह नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें।